हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हम अपनी जीएस की क्लासेस कर रहे थे जिसमें हमारा चल रहा था भूगोल। सामान्य भूगोल हमारा चल रहा था, उसी से रिलेटेड हमारी आज की क्लास है। और आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन है, हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कारण है आपका, हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए और ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है आपका, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ए आपका गलत है, कथन जो है आपका वो गलत है, लेकिन कारण आपका सही है। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, मतलब हिमालय के अंदर जितने क्षेत्र हैं वहां पर वन बहुत ज्यादा है। लेकिन हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस की प्रचुर मात्रा नहीं पाई जाती। हिमालय की जो मिट्टी है वहां पर ह्यूमस का अभाव रहता है। ह्यूमस का अभाव रहता है, वहां पर ह्यूमस की प्रचुर मात्रा नहीं पाई जाती, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। कथन जो है आपका वो गलत है, कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। गुजरात राज्य में, हरियाणा में, पंजाब राज्य में, उत्तर प्रदेश में। तो आपका सर्वाधिक क्षारीय जो क्षेत्र है वो पाया जाता है आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, नीचे तो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है आपका, भारत में लवणीय मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। जो भारत की लवणीय मिट्टी है वो फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। कारण है आपका, लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब निकासी है। लवणीय मिट्टी आपकी कैसी होती है, जिसके अंदर नमक की मात्रा अधिक होती है और जिसका मुख्य कारण आपका शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। तो यहाँ पर आपको बताने की कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन ए आपका, ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी है आपका, ए सत्य है किंतु आर सत्य है। ए गलत है आपका, पर आर सही है। ऑप्शन सी है आपका, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन डी आपका, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आपका कथन भी सही है कि भारत में जो लवणीय मिट्टी है वो फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। ये कथन आपका सही है अभी कथन। फिर बात करते हैं कारण की, तो कारण भी आपका सही है। लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। और आपका जो कारण है ये अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में लवणीय मिट्टी में आपकी मिट्टी में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के अनुपात की अधिकता व चूने की अल्पता पाई जाती है। यहाँ पर मिट्टी में क्या पाया जाता है, आपके जो लवणीय मिट्टी है इसके अंदर आपकी सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का अनुपात के अनुपात की अधिकता, इनके अनुपात की अधिकता और चूने की अल्पता पाई जाती है। चूने की कमी पाई जाती है और चूने की अल्पता पाई जाती है। चूने की अल्पता पाई जाती है। तो आपकी जो लवणीय मिट्टी है इसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के अनुपात की जो मात्रा है उसकी अनुपात की अधिकता पाई जाती है और चूने की अल्पता पाई जाती है। और ये मिट्टी जो है आपकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। यह मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है जिसका मुख्य कारण आपका शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित प्रकार के
क्षरण पर विचार करें तथा इस प्रकार के क्षरण के कारण खेत से मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम के संदर्भ में सही क्रम में व्यवस्थित करें। ये आपको कुछ क्षरण दे रखे हैं, उसमें आपको क्या करना है, खेत से मिट्टी के नुकसान में बढ़ते क्रम में कि आपको सबसे ज्यादा नुकसान कौन से क्षरण में होता है, उसमें को आपको बढ़ते क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज्यादा आपके जो नुकसान होता है मिट्टी का, वो होता है आपके बौछारी क्षरण में। कहाँ पर होता है आपके बौछारी क्षरण में। फिर उसके बाद है आपका परत क्षरण। जो परत क्षरण है फिर उस वो आता है आपका, सबसे ज्यादा नुकसान होता है आपका बौछारी क्षरण में। उसके बाद आपका परत क्षरण में। फिर आपका नलिका क्षरण है, तीसरे नंबर पर आपका नलिका क्षरण आता है। और फोर्थ नंबर पर आता है आपका अवनालिका क्षरण मतलब अपर्दन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मृदा अपरदन के चरण मतलब मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम के संदर्भ में आपका पहले बौछारी क्षरण आता है। पहले आपका बौछारी क्षरण आता है, फिर आपका नलिका क्षरण आता है, फिर आपका अवनालिका क्षरण मतलब आपका अपरदन आता है, फिर आता है आपका, पहले क्या आता है आपका परत क्षरण आता है। पहले आपका परत क्षरण आता है, फिर उसके बाद आपका नलिका क्षरण हो गया, फिर अवनालिका क्षरण, बौछारी क्षरण आपके फर्स्ट नंबर पर है और परत आपके सेकंड पर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। आपके पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में अधिक होता है, कम होता है, वैसा ही होता है और आपका असंबंधित परिवर्ती होता है। तो ये आपका कम होता है। कैसा होता है, कम होता है। ट्री लाइन या वृक्ष रेखा पर्यावास की वह सीमा है जहां पर वृक्ष उग पाने में सक्षम होते हैं। ट्री लाइन क्या है, ट्री लाइन है आपका वृक्ष रेखा। ट्री लाइन या वृक्ष रेखा, इसको वृक्ष रेखा भी कहते हैं। ट्री लाइन या वृक्ष रेखा पर्यावास की वह सीमा है, वह सीमा है, वृक्ष रेखा पर्यावास की वह सीमा है जहां पर वृक्ष जहां पर वृक्ष उग पाने में सक्षम हो, जहां पर वृक्ष वृक्ष जो आपके पेड़ पौधे जो हैं उग पाने में सक्षम हो, उस लाइन को क्या कहते हैं, आपकी ट्री लाइन कहते हैं या वृक्ष रेखा कहते हैं। पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में प्राकृतिक टी लाइन का मान आपके पूर्वी हिमालय में और आपके मध्य हिमालय में इसका मान क्या होता है, पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय और आपका मध्य हिमालय, पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में इस ट्री लाइन का मान होता है आपका 3600 से 3800 मीटर तक। 3600 से 3800 मीटर तक ये आपका पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में इसका मान होता है। जबकि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में इसका मान घटकर कितना हो जाता है, कहाँ पर आपका पश्चिमी, पश्चिमी और पश्चिमी और आपके उत्तर पश्चिमी हिमालय में, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिमालय में, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिमालय में इसका मान घटकर आपके 3300 से 3600 तक रह जाता है। 3300 से 3600 मीटर तक ही रहता है। तो पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन का मान आपका कम होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं। सागौन और साल जो हैं वो किसके उत्पाद हैं, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, पर्वतीय वन। तो किसके उदाहरण है आपके सागौन और साल, सागौन और साल उदाहरण है आपके उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मतलब पतझड़ वन जो है वो भारत में सर्वाधिक वृत्त क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, वृत्त क्षेत्र में पाए जाते हैं।
ये वन जो है आपके कहाँ पाए जाते हैं? ये वृहत क्षेत्र में पाए जाते हैं। वृत्त क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला वन है। सागौन तथा साल उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मतलब आपके शुष्क व आर्द्र दोनों वन के महत्वपूर्ण आपके उत्पाद हैं। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के ये आपके महत्वपूर्ण आपके उत्पाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुमेल कीजिए। यहाँ पर आपको सुमेल करना है। सागौन किसका उत्पाद है आपका? सागौन आपके मध्य भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका देवदार। तो देवदार पाए जाते हैं आपके हिमालय के उच्च क्षेत्र में। देवदार कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय के उच्च क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका सुंदरी। सुंदरी वन जो है आपके कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरी वन पाए जाते हैं आपके सुंदरवन में। नेक्स्ट है आपका सिंकोना। सिंकोना जो है आपके वो कहाँ पाए जाते हैं? वो हिमालय की तराई में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मेनली आपके सागौन का विस्तार जो है वो कहाँ है आपके? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा, एवं ओडिशा। मेनली ये जो आपका सागौन है टीक जो है मेनली यहाँ पर पाया जाता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपके ओडिशा में। देवदार कहाँ पर पाया जाता है आपके? देवदार वृक्ष पश्चिमी हिमालय मतलब हिमालय के उच्च क्षेत्र में आपके 1500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर ये उगता है। अधिक ऊंचाई पर उगता है। तो आपका देवदार जो है वो वृक्ष देवदार वृक्ष आपके पश्चिमी हिमालय के उच्च क्षेत्र में 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उगता है। नेक्स्ट आपका सुंदरी। सुंदरी जो आपके पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में फैले सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र के ज्वारीय वृक्ष हैं। कहाँ के आपके? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और आपके बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और आपका बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के ये आपके ज्वारीय वृक्ष हैं। ज्वारीय वृक्ष पश्चिम बंगाल के और आपके बांग्लादेश के ये ज्वारीय वृक्ष हैं। नेक्स्ट है आपका सिंकोना। सिंकोना आपके हिमालय के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। सिंकोना जो है आपके हिमालय के तराई क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर सूचियों के नीचे दिए गए कूट से चुनिए। सूची 1 है आपकी यहाँ पर वन दे रखे हैं और सूची 2 में आपका स्थान दे रखा है कि ये वन आपके कहाँ पर पाए जाते हैं। सूची 1 में क्या दे रखा है आपके? वन दे रखे हैं, वन के प्रकार, और सूची 2 में आपके प्रदेश दिए हुए हैं। सूची 2 में आपके प्रदेश हैं और सूची 1 में आपके वन के प्रकार हैं। तो आपको बताना है ये इस प्रकार के वन कहाँ पर मिलते हैं। फर्स्ट है आपका उष्ण कटिबंधीय वन। जो आपके उष्ण कटिबंधीय वन है ये मिलते हैं आपके साइलेंट वैली में। कहाँ पर मिलते हैं? साइलेंट वैली में। नेक्स्ट है आपका शंकु वृक्ष वन। जो शंकु वृक्ष वन है ये कहाँ पाए जाते हैं आपके? हिमाचल प्रदेश में। शंकु वृक्ष वन जो है आपके हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। सी है आपका कच्छ वनस्पति। जो कच्छ वनस्पति है ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके सुंदरवन में। कहाँ पर पाई जाती है? सुंदरवन में। नेक्स्ट है आपका पतझड़ वन। पतझड़ वन आपके राजस्थान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। नहर पर आपकी परियोजना है और वो आपके कहाँ पर अवस्थित है ये आपको बताना है। घाट प्रभा नहर परियोजना आपके कर्नाटक में है। घाट प्रभा परियोजना आपके कर्नाटक में है, ये आपका सही है। नेक्स्ट आपका उकाई नहर परियोजना। जो उकाई नहर परियोजना है ये आपकी गुजरात के अंदर है, ये भी आपका सही है। नीरा नहर परियोजना आपके महाराष्ट्र में है, ये भी आपका सही है।
नेक्स्ट है आपका जवाई परियोजना तमिलनाडु में है, तो ये आपका इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आपको यही देखना था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। जवाई परियोजना जो है आपके राजस्थान में है। कहाँ पर है? आपके राजस्थान में। जवाई परियोजना जो है आपके राजस्थान में लूनी की सहायक नदी जो है राजस्थान में, लूनी की सहायक नदी, लूनी की सहायक नदी जवाई नदी से संबंधित है। लूनी की सहायक नदी जवाई नदी से संबंधित है। तो आपका जवाई परियोजना राजस्थान में है। लूनी नदी की जो सहायक नदी है वहीं पर आप लूनी नदी की जो सहायक नदी है जवाई नदी, उससे ये संबंधित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और आपकी उकाई नहर परियोजना जो है ये आपके गुजरात में आपके तापी नदी पर बांध बनाकर तापी नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। तापी नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। तो कौन सी नदी पर है? ये आपकी तापी नदी पर है, गुजरात के अंदर। आपकी घाट प्रभा परियोजना जो है ये कर्नाटक की घाट प्रभा नदी जो है, कर्नाटक की घाट प्रभा नदी, घाट प्रभा नदी उस पर ये आपके घाट प्रभा नदी से ये संबंधित है। नेक्स्ट है आपका नीरा नहर परियोजना। नीरा नहर परियोजना जो है आपकी महाराष्ट्र के अंदर नीरा नदी से संबंधित है। किससे संबंधित है? नीरा नदी से। महाराष्ट्र के अंदर ये नदी है नीरा नदी, इससे संबंधित आपकी नीरा नहर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशतांश सर्वाधिक है? तो यहाँ पर आपके किस राज्य में सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशतांश जो है आपका सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो जो आपका हरियाणा है इसके अंदर आपका सर्वाधिक प्रतिशत है कुल कृषि क्षेत्र में सिंचाई का। हरियाणा में आपका कितना है? हरियाणा के अंदर है आपका 95%। कितना है आपका? 95%। आपके उत्तर प्रदेश में कितना है? उत्तर प्रदेश में है आपका 81.3%। 81.3%। और आपका महाराष्ट्र में कितना है? महाराष्ट्र में है आपका 23.4%। और मध्य प्रदेश में कितना है? 56.3%। ये आपके सभी राज्यों के प्रतिशत है। आपके सिंचाई का कुल कृषि क्षेत्र में कितना प्रतिशत है? तो सबसे ज्यादा आपके हरियाणा का है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो भारत का कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। जो आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है और उसके बाद आपके बिहार में होती है। सेकंड नंबर पर आपका बिहार आता है, फर्स्ट पर है आपका उत्तर प्रदेश। और आपके उत्तर प्रदेश में 74.1% आपकी भूमि की सिंचाई जो है आपके नलकूपों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? सरदार सरोवर परियोजना जो है आपके उससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब आपके गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आपका राजस्थान जो है वो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। सरदार सरोवर परियोजना जो है आपके वो उसका निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है।
सरदार सरोवर परियोजना जो है आपके गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश शामिल है। इसमें आपके जो सरदार सरोवर परियोजना है, इसके अंदर आपके जो नर्मदा नदी है उसके ऊपर नव गांव के पास आधार तल से 163 मीटर ऊंचा बांध जो है आपका ऊंचे बांध से आपकी सरदार सरोवर परियोजना जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। जो भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, कौन कौन से राज्य की है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान की। तो ये आपके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल जो है आपकी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। इस योजना के अंतर्गत आपके क्या आता है? इसके अंतर्गत आपकी सतलज नदी जो है सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। निर्माण किया गया है। और इसकी और ये संयुक्त परियोजना आपके हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? कौन से राज्य में आपके नागार्जुन सागर परियोजना है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो आपके आंध्र प्रदेश में है आपके नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। सबसे बड़ी परियोजना है। परियोजना है। आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? नागार्जुन सागर परियोजना। यह आपके कृष्णा नदी पर निर्मित है। कौन सी नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर निर्मित है। कौन सी नदी पर निर्मित है? आपके कृष्णा नदी पर निर्मित है। वर्तमान में यह परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। वर्तमान में ये आपके मध्य प्रदेश वर्तमान में ये है आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्य में विस्तरित है। वर्तमान में ये नागार्जुन सागर परियोजना जो है आपकी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्य में विस्तरित है। और ये आपके आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना भी है नागार्जुन सागर परियोजना। और ये आपकी कृष्णा नदी जो है उस पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? गांधी सागर, जवाहर सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आपके चंबल घाटी योजना जो है उससे संबंधित नहीं है। तो आपके गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है आपके दोनों ही चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गोविंद सागर आपका किससे संबंधित है? गोविंद सागर आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर आपके सतलज नदी जो है सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल धाम भाखड़ा नागल बांध जो है उससे संबंधित है। गोविंद सागर आपके हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। से संबंधित है।
तो आपका गोविंद सागर किससे संबंधित है? ये हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। और आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है, गोविंद वल्लभ पंत सागर आपके उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला जो है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी जो है, रिहंद नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर स्थित है। और आपके गांधी सागर और जवाहर सागर जो है आपके मध्य प्रदेश, गांधी सागर आपका मध्य प्रदेश में, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, गांधी सागर आपका मध्य प्रदेश में, और जवाहर सागर जो है आपका राजस्थान में। राजस्थान में आपके गोविंद वल्लभ चंबल घाटी योजना से संबंधित है। गांधी सागर आपका मध्य प्रदेश में, जवाहर सागर आपका राजस्थान में चंबल घाटी योजना से संबंधित है। गोविंद सागर और वल्लभ पंत सागर जो आपकी वो चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए पूर्व से सही उत्तर चुनिए। सूची सूची 1 में आपकी परियोजना है और सूची 2 में अवस्थिति है। मतलब आपकी कौन सी परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? आपकी भाखड़ा जो परियोजना है आपकी कौन सी नदी पर स्थित है? भाखड़ा आपकी स्थित है सतलुज पे। कौन सी नदी पर है भाखड़ा आपकी? सतलुज नदी पर। नेक्स्ट आपकी हीराकुंड, हीराकुंड स्थित है आपकी महानदी पर। हीराकुंड कहाँ पर स्थित है आपकी? महानदी पर। इडुक्की है आपकी पेरियार नदी पर। इडुक्की कहाँ पर है आपकी? पेरियार नदी पर। नेक्स्ट आपका नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर आपकी कृष्णा नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। आपका रिहंद बांध जो है वो सहायक नदी सोन नदी की सहायक नदी पर है। तो ये कथन आपका सही है। नेक्स्ट है आपका, हीराकुंड बांध महान नदी पर है। ये भी सही है आपका, हीराकुंड बांध महान नदी पर है। नेक्स्ट है आपका, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट आपका, मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी पर बराकर है। मैथान बांध जो है आपका दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मतलब आपके चारों ही कथन सही हैं। रिहंद बांध आपका सोन नदी की एक सहायक नदी रिहंद पर है। रिहंद बांध सोन नदी की सहायक नदी जो है आपकी रिहंद नदी उस पर स्थित है आपका रिहंद बांध। नेक्स्ट आपका, हीराकुंड बांध आपका महान नदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है। यह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य का एक संयुक्त उपक्रम है। मैथान बांध आपके दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। तो इस प्रकार आपके चारों ही कथन सही हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपके बांध है और सेकंड में आपके प्रदेश दे रखे हैं। तो आपका सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। फरक्का बांध आपके कहाँ पर है? फरक्का बांध है आपके फरक्का है आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है आपका? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है आपका घाट प्रभा बांध योजना जो आपके कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है आपका हीराकुंड, हीराकुंड आपके ओडिशा में है। हीराकुंड आपके ओडिशा में है। नेक्स्ट है आपका काकरापार जो आपके गुजरात के अंदर है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका फरक्का बैराज परियोजना है, फरक्का बैराज फरक्का बैराज परियोजना, ये कहाँ पर आपके? पश्चिम बंगाल में
पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी पर निर्मित की गई है। कहाँ पर आपके? गंगा नदी पर। पश्चिम बंगाल में आपके गंगा नदी पर निर्मित की गई है। गंगा नदी पर निर्मित की गई है। फरक्का बैराज परियोजना जो है आपके पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी पर निर्मित की गई है। इसका उद्देश्य शुष्क मौसम में हुगली नदी को परिवहन योग्य बनाए रखना है, जल परिवहन योग्य बनाए रखना है। नेक्स्ट है आपका घाट प्रभा। घाट प्रभा, घाट प्रभा परियोजना जो आपके घाट प्रभा नदी पर है। घाट प्रभा नदी पर है। घाट प्रभा नदी पर, जो कि आपके कर्नाटक के अंदर है। घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक राज्य में निर्मित की गई है। नेक्स्ट है आपका हीराकुंड। इसके बाद क्या है आपका? हीराकुंड। हीराकुंड, हीराकुंड बांध परियोजना आपकी महान नदी पर है, ओडिशा में। महान नदी पर है। कहाँ पर है आपके? ओडिशा में महान नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट है आपका काकर पार। काकरा पार, काकरा पार आपके गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर निर्मित है। गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर निर्मित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। कल्पक्कम आपके गुजरात में है। कल्पक्कम कहाँ है आपका? गुजरात में। तो ये आपका सही है। सॉरी, तमिलनाडु में है, ये आपका सही है। नेक्स्ट आपका राणा प्रताप सागर, ये आपका मध्य प्रदेश में है, तो ये आपका करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट आपका नरोरा, नरोरा आपके उत्तर प्रदेश में है, ये भी आपका सही है। तारापुर आपके महाराष्ट्र में है, ये भी आपका सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सुमेलित नहीं है। राणा प्रताप सागर जो है आपकी ये चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है आपकी राणा प्रताप सागर परियोजना? चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर है। और चंबल नदी कहाँ पर है आपके? राजस्थान में। चंबल नदी कहाँ पर है आपके? राजस्थान में। तो राणा प्रताप सागर परियोजना जो आपकी चंबल नदी पर है और ये आपके राजस्थान में है। जबकि मध्य प्रदेश का संबंध इसी नदी पर स्थित गांधी सागर परियोजना से है। और चंबल नदी पर आपके मध्य प्रदेश में, चंबल नदी पर ही आपके मध्य मध्य प्रदेश में, चंबल नदी पर ही आपके मध्य प्रदेश में गांधी सागर परियोजना स्थित है। गांधी सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना आपके मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। नांगल बांध जो है आपका, नांगल बांध आपका सतलज नदी पर है, ये आपका सही है। नांगल बांध आपका सतलज नदी पर है। नेक्स्ट आपका सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, ये भी आपका सही है। नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पर है, ये आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आपका हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध महानदी पर है, ये भी आपका सही है। नागार्जुन सागर जो है आपका ये कृष्णा नदी पर है। कौन सी नदी पर है आपके? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर जो है आपके कृष्णा नदी पर है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सूची एक के पदों को सूची दो के पदों के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कोड से अपना सही उत्तर चुनिए। सूची एक में आपकी नदियां हैं, सूची सेकंड में आपके बांध दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा बांध कौन सी नदी पर स्थित है। फर्स्ट है आपका हीराकुंड, हीराकुंड बांध आपकी कौन सी नदी पर स्थित है? हीराकुंड है आपके महान नदी पर। नेक्स्ट है आपका माता टीला, माता टीला जो है आपकी वो है आपके बेतवा नदी पर। नेक्स्ट आपका काकरा पारा, काकरा पारा है आपका ताप्ती नदी पर। और गांधी सागर आपके मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है। कोल बांध परियोजना का निर्माण आपके भारत में कौन सी नदी पर है? कृष्णा, सतलज, गोदावरी, नर्मदा। तो जो आपकी सतलज नदी है, सतलज नदी पर
कोल बांध परियोजना का निर्माण हुआ है? कोल बांध परियोजना का निर्माण सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में किया गया है। सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में, सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? एम.एस. स्वामीनाथन ने, एस. अय्यप्पन ने, के.बी. थॉमस ने और आपके एम.एस. रंधावा ने। तो भारतीय कृषि का इतिहास लिखने वाले आपके एम.एस. रंधावा हैं। भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक एम.एस. रंधावा द्वारा लिखी गई है। इनका पूरा नाम आपका मोहिंदर सिंह रंधावा है। मोहिंदर सिंह रंधावा, मोहिंदर सिंह रंधावा है। इन्होंने हरित क्रांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कथन भारत की शोषक पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है। भारत की शोषक पेटी की अर्थव्यवस्था आपकी प्रधानतः कृषि आधारित है। कारण है आपका, इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है आपका ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए सही है और आर भी सही है। कथन भी सही है, भारत की शोषक पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है और आपका कारण भी सही है, इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। लेकिन कारण जो है आपके कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देश में प्रथम विश्वविद्यालय कृषि की स्थापना आपके 1950 में हुई थी, 1960 में, 1970 में, 1980 में। तो ये हुई थी आपके 1960 में। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा, किसके द्वारा हुई थी? आपके प्रथम प्रधानमंत्री जो हैं जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसका उद्घाटन आपके पंतनगर उत्तराखंड में, पंतनगर पंतनगर उत्तराखंड, उत्तराखंड में आपके वर्तमान में है पंतनगर उत्तराखंड में, लेकिन उस टाइम पर ये आपके उत्तर प्रदेश में था, वहां पर किया गया। बाद में इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कथन पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतर में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कारण है, इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है आपका ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आपका कथन ए भी सही है। पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती के में रूपांतर में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आपका कारण भी सही है। इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती। पर जो आपका कारण है वो आपकी सही व्याख्या नहीं करता कथन की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं। संतुलित उर्वरक आपके प्रयोग किए जाते हैं किस लिए? उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने हेतु, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु, यह सभी। तो संतुलित उर्वरक आपके प्रयोग किए जाते हैं इन सभी के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए और आपके खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए,
भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए संतुलित उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पुनर्भरण योग्य भूजल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपका पश्चिम बंगाल। तो आपका उत्तर प्रदेश जो है पुनर्भरण योग्य भूजल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, हरित खेती में सन्निहित है। हरित खेती में कौन सन्निहित है? जैविक खेती एवं बागवानी पर जोर, बागवानी तथा पुष्प कृषि पर ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों से बचाव, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, खाद्य फसलों, बागवानी एवं पुष्प कृषि पर जोर। तो आपके हरित खेती में समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन आपका सन्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। सदाबहार क्रांति आपके भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। किसके द्वारा लाई गई? नॉर्मन बैडलॉग द्वारा, एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा, राजा कृष्ण द्वारा और आपके आर.के.वी. द्वारा। तो एम.एस. स्वामीनाथन जो है उनके द्वारा सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए लाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? मोटे अनाज के उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। हरित क्रांति संबंधित है आपकी गेहूं उत्पादन से। किससे संबंधित है? गेहूं उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी आपके 1966 से 67 के बीच आपकी हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। विकसित उन्नत किस्म के गेहूं के बीज द्वारा गेहूं की उत्पादकता को 2 से 2.5 गुना बढ़ाए जाने में सफलता मिली, जो हरित क्रांति का आधार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गुलाबी क्रांति संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? कपास से, लहसुन से, अंगूर से, प्याज से। तो गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज से। किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से है। इसके अलावा आपकी काफी सारी क्रांतियां हैं, उनका संबंध किससे है यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। जैसे आपकी काली क्रांति है, काली क्रांति। काली क्रांति का संबंध है आपके पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम मतलब कच्चा तेल के उत्पादन से। पेट्रोलियम उत्पादन, ये आपकी काली क्रांति हो गई। और है आपकी नीली क्रांति। नीली क्रांति, नीली क्रांति का संबंध है आपके मत्स्य उत्पादन से। किससे संबंध है आपका? मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध है आपका मत्स्य उत्पादन से। इसके बाद आप लिखिए हरित क्रांति। नीली क्रांति, हरित क्रांति। हरित क्रांति, हरित क्रांति का संबंध है आपका खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। फिर है उसके बाद लाल क्रांति। लाल क्रांति, लाल क्रांति का संबंध है आपके मांस और टमाटर उत्पादन से। मांस और टमाटर उत्पादन। मांस और टमाटर उत्पादन। नेक्स्ट है आपकी पीली क्रांति। पीली क्रांति, पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। तिलहन उत्पादन।
किससे संबंधित है? पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। तो यहाँ पर आपकी कुछ इंपॉर्टेंट क्रांति हो गई। वो काली क्रांति संबंधित आपके पेट्रोलियम कच्चा तेल उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, लाल क्रांति मांस और टमाटर के उत्पादन से, पीली क्रांति आपके तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे तो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है आपका, भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिम राज्यों में की जाती है। कारण है आपका, इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करता है। ऑप्शन है आपके ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है आपका ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ऑप्शन सी है ए सत्य है किंतु ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ऑप्शन डी है ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। अभिकथन जो है आपका ठीक है, भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिम राज्यों में की जाती है, लेकिन कारण जो है आपका, इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करती है। ये आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता मतलब आपके प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों में हुआ? ज्वार, मक्का, चावल, गेहूं। तो ये हुआ आपके गेहूं में। भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पीत क्रांति संबंधित है। पीत क्रांति किससे संबंधित है? आपकी अनाज उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से और आपके मत्स्य उत्पादन से। तो मैं पीत क्रांति आपकी संबंधित है तिलहन उत्पादन से। किससे संबंधित है? आपकी तिलहन उत्पादन से संबंधित है। एक आपकी श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति संबंधित है आपके दुग्ध उत्पादन से। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन। मत्स्य उत्पादन से आपकी नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति आपके किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। और अनाज उत्पादन से संबंधित है आपकी हरित क्रांति। हरित क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था। पीएयू लुधियाना में, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में, आईआईएसआर लखनऊ में, आईएआर आई नई दिल्ली में। तो ये क्या गया था आपके जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। टिलेज पद्धति के अनुसार बिना जुताई किए गए कई वर्षों तक खेती की जा सकती है। भारत में सर्वप्रथम जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, जो कि आपके उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। यहाँ पर जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? कपास, मक्का, अरहर और आपकी सरसों। तो सरसों जो है आपकी रबी फसल है। रबी फसल आपकी सरसों है। भारत में आपकी मुख्य 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी, रबी, खरीफ और आपकी जायद। रबी, खरीफ, जायद। रबी जो है आपकी बुआई, जो रबी फसल है इनकी बुआई कब होती है? तो रबी फसल की जो आपकी फर्स्ट है आपकी रबी। रबी फसल जो है उसकी बुआई कब होती है? तो ये होती है आपके अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर, अक्टूबर और आपके नवंबर में। नवंबर में ये बोई जाती हैं और इनकी कटाई कब होती है रबी फसल की? रबी फसल की कटाई होती है आपकी मार्च अप्रैल में।
मार्च अप्रैल में इनकी कटाई होती है। बोई आपकी अक्टूबर नवंबर में जाती है और काटी जाती है आपकी मार्च अप्रैल में। और रबी फसल की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? प्रमुख फसलें, रबी फसल की प्रमुख फसलें हैं आपकी गेहूं, जौ, चना, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, सरसों और आपके मसूर तथा आलू, मसूर तथा आलू, ये सब आपकी रबी फसल में आती हैं। उसके बाद है आपकी खरीफ, उसके बाद है आपकी खरीफ। खरीफ की आपकी खरीफ की बुआई कब होती है? खरीफ फसल जो है आपकी बोई जाती है जून जुलाई में। कब बोई जाती है आपके? जून और जुलाई में। कब बोई जाती हैं? जून और जुलाई में बोई जाती हैं। और इनकी कटाई कब होती है? खरीफ फसलों की कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में। कब होती है? अक्टूबर और नवंबर में इनकी कटाई होती है। इसकी प्रमुख फसलें कौन सी हैं आपकी खरीफ फसल की? प्रमुख फसलें, प्रमुख फसल है आपकी चावल, चावल, ज्वार, बाजरा, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, मूंगफली इत्यादि। ये सब भी जो है खरीफ खरीफ फसलों की प्रमुख फसलें हैं। नेक्स्ट है आपका जायद। जायद फसलें जो हैं इनकी बुआई कब होती है? इनकी बुआई होती है आपकी मार्च जून में। मार्च और जून में, मतलब आपकी ग्रीष्मकालीन फसल होती हैं। ग्रीष्मकालीन फसलें, जायद फसलें आपकी ग्रीष्मकालीन होती हैं। और इसमें आपकी प्रमुख फसलें कौन सी हैं? प्रमुख फसल कौन सी है इसकी? तो प्रमुख फसल है आपकी तरबूज, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी और आपकी विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती इसके अंदर आती है। तो यहाँ पर आपको तीनों भारत में 3 प्रकार की खेती होती है और तीनों प्रकार की खेती आपको ब्रीफ में मैंने बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? गेहूं और चावल और गेहूं के, गेहूं और गन्ना के, चावल और गन्ने के, गेहूं और दाल के। तो भारत किसके उत्पादन में, भारत में उत्तर प्रदेश का आपके प्रथम स्थान है गेहूं और गन्ने के। गेहूं और गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है भारत के अंदर। और उत्तर प्रदेश आपके कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी देश में शीर्ष स्थान पर है। किसमें? आपके कुल खाद्यान्न उत्पादन में, खाद्यान्न उत्पादन में, उत्पादन में भी आपके शीर्ष स्थान पर है, शीर्ष स्थान पर है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? कल्याण सोना, सोनोरा 64, शरबती सोनोरा और आपके सोनालिका। तो ये आपके सोनोरा 64 से की गई है। सोनोरा 64 से गेहूं की प्रजाति आपके उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गेहूं में बोनेपन का जीन है नोगरिन 10, ओपेक 2, डीजीवुजेन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपके गेहूंपन में बोनेपन का जीन है आपका नोरिन 10। नोरिन 10 जो है गेहूं में बोनेपन का जीन है। डीजीवुजोन जो है ये आपके चावल, चावल में बोनेपन का जीन है। ओपेक 2 का संबंध आपके मक्का से है।
ओपेक 2 का संबंध किससे है? आपके मक्का से संबंधित है। डीजीवोजिन आपके चावल में बोनेपन से संबंधित है। किससे संबंधित है? चावल में बोनेपन से। और नोरिन 10 जो है आपके गेहूं में बोनेपन का जीन है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? अत्यंत सिंचित परिस्थितियों के लिए, विलंबन से बुआई के लिए, असिंचित परिस्थितियों के लिए, उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं। तो यहाँ पर आपके मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त जो है आपके असिंचित परिस्थितियों के लिए है। मैक्रोनी गेहूं असिंचित परिस्थितियों तथा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा राज 3077 एक प्रजाति है। ये आपकी किसकी प्रजाति है? मक्का की, ज्वार की, धान की, गेहूं की। तो ये प्रजाति है आपकी गेहूं की। किसकी प्रजाति है? गेहूं की। राज 3077 आपकी गेहूं की प्रजाति है। यह देर से बुआई के लिए एक सिंचित क्षेत्र हेतु उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। पूसा सिंधु गंगा किसकी प्रजाति है? गेहूं की, धान की, मसूर की, चना की। तो ये आपकी गेहूं की प्रजाति है। पूसा सिंधु गंगा गेहूं की एक प्रजाति है। और गेहूं की कुछ अन्य प्रजातियां भी हैं, जैसे आपकी पूसा बसंत है, पूसा बसंत, पूसा बहार, पूसा बहार, पूसा गौतमी, पूसा बसंत, पूसा बहार, पूसा गौतमी और आपके पूसा अमूल्य, पूसा अमूल्य, पूसा बसंत, पूसा बहार, पूसा गौतमी, पूसा अमूल्य, पूसा वत्सला, पूसा वत्सला, पूसा अनमोल, पूसा अनमोल और आपकी पूसा किरण। ये आपकी कुछ गेहूं की प्रजातियां हैं। पूसा बसंत, पूसा बिहार, पूसा गौतमी, पूसा मूल्य, पूसा वत्सला, पूसा अनमोल, पूसा किरण। ये गेहूं की अन्य अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूपी 308 एक प्रजाति है चावल की, गेहूं की, कपास की, बाजरे की। तो ये एक प्रजाति है आपके गेहूं की। यूपी 308 जो है आपकी गेहूं की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? ब्लास्ट, टिक्का, डस्ट और आपका रस्ट। तो आपकी गेहूं की फसल का रोग जो है वो है आपका रस्ट। रस्ट गेहूं की फसल का रोग है। यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार का होता है। आपका पीला कीट, पीला कीट मतलब आपका येलो रस्ट, येलो रस्ट। एक होता है आपका भूरा कीट, भूरा कीट मतलब आपका ब्राउन रस्ट, ब्राउन रस्ट। एक होता है आपका काला कीट, काला कीट। ये था आपका ब्लैक रस्ट, ब्लैक रस्ट। तो ये 3 प्रकार के आपके रस्ट होगा। अब 3 प्रकार के आपके रस्ट हो गया। ये 3 प्रकार का होता है आपका पीला कीट, भूरा कीट और आपका काला कीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कल्याण सोना एक किस्म है। कल्याण सोना किसकी किस्म है? चावल की, मक्का की, गेहूं की, ज्वार की। तो कल्याण सोना आपके गेहूं की एक उन्नत किस्म है। किसकी? आपकी गेहूं की एक उन्नत किस्म है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म है। NE1, बहार, UPAS 120। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, UPAS 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटी के निम्न में से किन दो के बीच का संकर क्रॉस है? जौ एवं राई, गेहूं एवं जई, गेहूं एवं जौ, गेहूं एवं राई।
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा गेहूं एवं राई, ऑप्शन डी। ट्रीटिकेल गेहूं एवं राई के मध्य संकर का प्रतिफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा करनाल बंट एक बीमारी है। करनाल बंट किसकी बीमारी है? धान की, मटर की, राई की, गेहूं की। तो करनाल बंट एक बीमारी है आपके गेहूं की। करनाल बंट आपके गेहूं की एक कवक जनित बीमारी है। गेहूं की कवक जनित, कवक जनित मतलब आपके फंगल डिजीज है, कवक जनित बीमारी है। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।